हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के हिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस बुक को तो अच्छे तरीके से पढ़ा ही है। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस 40 MCQ में देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से पसंद करेंगे तो हम इसका सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, यानी आगे और भी इसका पार्ट स्टार्ट करेंगे। और मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट देखते हो, बाकी के पार्ट्स में पता नहीं आप लोग कहाँ चले जाते हो। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तब इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप जो भी कहेंगे हम उसी तरह से करेंगे। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में जो भी MCQ लिए गए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स ओरिएंटेड है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद जो कि कह सकते हैं चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे प्रथम वेद माना जाता है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया? इंद्र के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर कमेंट्स करते चलिए ताकि आपको भी पता चले कि हाँ आपने कितना सही किया, और एंड में आप कमेंट्स करके बताइएगा कि कितना आपने सही किया। सेकेंड क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, वेद और उसके यज्ञकर्ता के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को हम लोग हिता या फिर होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उनको अधर्वयु कहते हैं। सामवेद के उधाता या फिर उधर्तु कहते हैं, जबकि अथर्ववेद जो कि सबसे बाद का वेद था उसको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। यानी चारों के चारों यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन से कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाले भारतीय शासक कौन थे। जितने भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से ही मिलेंगे, तीनों हिस्ट्री से कंबाइन यहाँ पे किया गया। लाख बख्श के नाम से गुलाम वंश के जो संस्थापक के रूप में जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, सही आंसर होगा सी। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी कि खान। ठीक है, खान के नाम से जानते थे। अगला पॉइंट, अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अल-बिरूनी का पूरा नाम कह सकते हैं कि अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि आपको रोज़ाना ये अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट वन, प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 में लड़ी गई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, जबकि द्वैत शासन को समाप्त किया गया था कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और ये चला था 1765 से 1772 तक। सी को करेक्ट आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम्स ओरिएंटेड है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, राइट आंसर को टिक कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसने स्वीकार किया कह सकते हैं हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो आपको पता है कि भारत के प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं, लेकिन अगर वायसराय की बात की जाती है, भारत के प्रथम वायसराय, तो वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेक्टर मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जिन्होंने आक्रमण किया था मीर कासिम ने कह सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम कह सकते हैं। हाँ, और सही आंसर होगा यहाँ पे दाहिर। ठीक है, दाहिर वंश का शासक था यहाँ पे कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन जो कासिम था उसने ही सबसे पहले जजिया कर को लगाया था, लेकिन जजिया कर उसने जब लगाया था तो ब्राह्मणों को इस कर से अलग रखा था, ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का जो सबसे पहला शासक माना जाता है वो है फिरोज शाह तुगलक, ये याद रखिएगा। पहला पॉइंट्स कह रहा है यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया था यही क्वेश्चंस कि ब्राह्मणों को पूरी तरह से मुक्त रखा था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको उन सभी फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दूं जो लोग मैथ्स को बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्सेज चलाया जाता है, बिल्कुल चैप्टर वाइज मैथ को कराया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशंस की, जाकर के डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोतता हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुरकोतता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? कालीबंगन अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, तो पहले कह सकते हैं कि अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला, साथ ही साथ कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। तो ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित था, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कह सकते हैं कर्णगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? और सेनगुटवन राइट आंसर हो जाएगा सी, सेनगुटवन। अगला प्रश्न देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि का संबंध हो जाता है ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, एकदम वीवीआई प्रश्न है। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि कह सकते हैं सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को प्रवर्तन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली होगा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर तो आपने सबसे पहले देखा था हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले किया था, अवध के नवाब ने किया और मैसूर के राजा ने किया। लेकिन बंगाल के नवाब ने बंगाल के नवाब ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? सिख गुरुओं के सही कालक्रम की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमरदास। ठीक है, अमरदास जो थे वो सिखों के तीसरे गुरु थे। चौथे गुरु के रूप में हम लोग रामदास को जानते हैं, ये 3rd नंबर के, ये 4th नंबर। और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जी थे जो सिखों के जो 9वें गुरु थे, यानी हम 10वें गुरु कह सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के ये पिता के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, हम याद कैसे रखते हैं? रामदास जो कि देखिए रामायण आपने देखा कि उसमें राम 4 भाइयों में से एक थे, तो यानी चौथे गुरु हो गए। अर्जुन यानी कि 5 पांडवों में से एक थे, 5 पांडवों में से एक थे, ये 5वें गुरु हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैंने इस पर अलग से एक ट्रिक भी बना रखा है, आप उस ट्रिक को भी देख करके सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और नेपाल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य ये संपन्न हुआ था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था 1940, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। एक होता है दीनबंधु, एक होता है देशबंधु। दीनबंधु के रूप में CF एंड्रूज को जानते हैं, जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? 1929 का अधिवेशन 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला कारण जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था और ये लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन। और ये अधिवेशन इसलिए भी फेमस है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का ये फर्स्ट अधिवेशन था, पहली बार इसमें अध्यक्षता बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को जो कि कह सकते हैं पारित हुआ था और 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। और ध्यान दीजिएगा कि इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक जो कि काफ़ी फेमस नारा दिया था, करो या मरो का, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग लॉर्ड लिनलिथगो को जानते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 1936 से लेकर के 1943 तक था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलमा जो नीति है इसका प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया था किस युद्ध में? तो पानीपत की प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, और हम ये कह सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से ही
यानी कि मुग़ल साम्राज्य का नींव रखा गया। यानी कह सकते हैं कि जो युद्ध हुआ था बाबर और लोदी वंश के जो शासक थे, अंतिम शासक कह सकते हैं, इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हुआ। उसके पश्चात बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी एक महान कृति, ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल। ऑप्शन ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अब अबुल फजल के ये क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 को। किनके मध्य हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में कह सकते हैं अकबर और हेमुख के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही 1582 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, ठीक है, बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से। सी आंसर करेक्ट आंसर करेंगे, सी होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बाबर को। ठीक है, बाबर को। तो किस युद्ध में जीतने के पश्चात, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को अभी तक इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे तरीके से सब चीज़ अच्छे तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो यार एक सब्सक्राइब ही तो करना, कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल गलत तरीके से मैच किया गया, राष्ट्रकूट विजयालय नहीं होगा, क्योंकि जो चोल वंश था उसके संस्थापक के रूप में विजयालय को जाना जाता है। राष्ट्रकूट के लिए कह सकते हैं दंती दुर्ग। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है। हरिकेली नाटक के रचयिता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विशलदेव, या फिर कह सकते हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। पाल वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की बिहार के भागलपुर में। राइट आंसर होगा धर्मपाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, देवगिरी के यादवों के अधीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ। यहाँ से दो क्वेश्चंस बनता है। पहली क्वेश्चन ये, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की स्टार्टिंग किस संधि के द्वारा हुआ था। सूरत के संधि के तहत 1775 में, और समापन कब हुआ 1782 में सलबाई के संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन सलबाई के संधि के तहत 1782 में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसके शासनकाल में, तो यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका माधवराव नारायण। ठीक है, माधवराव नारायण, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर बात करें कि गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, एक्चुअली 1803 से 1805 ही कहीं देता है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18 के समय मराठा पेशवा कौन था। मराठा पेशवा के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं बाजीराव द्वितीय। यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। जबकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे देख रहे हैं, इसके संबंध में अगर हम बात करें 1718 से 18, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स कह सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय 1813 से 1823 था। ठीक है, 1813 से 1823, और सुगौली की जो संधि हुई थी 1816 में, इन्हीं के समय में हुआ था, जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं।
सर थॉमस मुनरो का संबंध किस भूराजस्व बंदोबस्त से? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त आपको पता होगा, अस्थाई बंदोबस्त जो कि बहुत बार पूछा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, तो ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना था। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, कमेंट्स करके बताइएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिक्कन यानी कि मूर्ति भंजक कहा करता था या फिर कहलाता था बुद्ध सिक्कन? तो बुद्ध सिक्कन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, शिवाजी महाराज, ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये 40 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ रखा है, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।